नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रीति रघुनंदन और सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में यमुना और गंगा नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते नदी किनारे के इलाके किस तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वीडियो संगम के आसपास के रिहायशी इलाके का है, जहां इन दिनों पानी भरा हुआ है। यह हालात पिछले कई दिनों से बने हुए हैं, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही बेहद कम देखने को मिल रही है। घाट के पास मौजूद दुकानों में भी पानी भरा हुआ है। दुकानों में रखा सामान पानी में डूबने से खराब हो रहा है। घाटों पर बने मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दुकानदार पुरोहित सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। हालात इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि संगम में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जहाँ गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे 2.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वहीं यमुना नदी का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। 24 घंटे नदी के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। संगम में गंगा और यमुना नदी का डेंजर लेवल 84.734 मीटर है और अब ये दोनों नदियां खतरे के निशान से महज 2.5 मीटर नीचे बह रही हैं। संगम में जल पुलिस और SDRF की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जिले में बनाई गई 88 बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। और प्रयागराज में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। रिवर फ्रंट सड़क बाढ़ के पानी में एक बार फिर डूबती दिखी है। किनारे पर मौजूद घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। वीडियो यूपी के प्रयागराज का है, जहां गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जोरदार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर तीसरी बार बढ़ने लगा है। गंगा यमुना का जलस्तर में बढ़ने से कछारी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने पर शाम तक बाढ़ का पानी मोहल्लों में प्रवेश कर सकता है, जिससे कई मोहल्लों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रयागराज प्रशासन ने निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। शिविर सक्रिय कर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में गश्त कर रही हैं। यमुना नदी का जलस्तर नैनी में तेजी से बढ़ा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए 88 बाढ़ चौकियां और 4 राहत शिविर सक्रिय कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, मिर्जापुर, कानपुर, आगरा और झांसी जिलों में बारिश हो सकती है। और यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटी के बेसमेंट में भी पानी भर गया। दर्जनों कारें पानी में कैसे डूब गई, सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इसके वीडियो बनाकर कैसे वायरल किए, ये देखिए रिपोर्ट। तस्वीर किसी नदी किनारे नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में बने बेसमेंट की है, जहां रात भर हुई बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां उसमें डूब गई। निवासियों का आरोप है कि उन्होंने लाखों रुपए लगाकर फ्लैट लिया। हल्की सी बारिश में ही बेसमेंट में पानी भर गया। पानी को निकालने की बिल्डर की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई। उनका कहना है कि हर बारिश में उन्हें ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण लोगों को अपनी गाड़ियों को निकालने में सुबह काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऑफिस के लिए तैयार होकर निकले लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। लोगों का ये भी आरोप है कि पानी भरने की वजह से सोसाइटी की बिल्डिंग कमजोर हो रही है। इसी वजह से उनकी सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे कई गांवों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन की टीम हालात पर नजर रख रही है। तस्वीर राजस्थान के धौलपुर जिले की है, जहां चंबल नदी विकराल रूप में दिख रही है। चंबल खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही है। नदी पर बना पुराना पुल डूब गया। चंबल नदी का जलस्तर 142 मीटर तक पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 130 मीटर पर है। तेज बारिश और बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने जिले में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कई गांव में पानी घुस चुका है। राजाखेड़ा, सरमथुरा और धौलपुर के कई गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया। हड़ौती इलाके में तेज बारिश और परवन, काली सिंध और पार्वती नदियों के पानी के मिलने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक जलस्तर 145 मीटर तक पहुंच सकता है। जिला प्रशासन की टीम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार गांव में फंसे लोगों को निकाल रही हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।
बताया जा रहा है कि धौलपुर जिले में अब तक सीजन की 94% बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। और जयपुर में 2 दिन से जारी बारिश का असर देखा जा रहा है। तेज बारिश से जयपुर के कानोता बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालात को देखते हुए लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। देखिए संवाददाता ध्वज आर्य की रिपोर्ट। ये तेज बारिश का कहर है जो मानसून की बारिश के रूप में पूरे राजस्थान में बरस रहा है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें में मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे कानोता बांध है और ये बांध जो है पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुका है। ये आप देख सकते हैं 1 फुट की चादर यहाँ पर चल रही है और जिस तरीके से चादर चल रही है ये बताती है कि राजधानी जयपुर में किस तरीके से बारिश हुई है और तेज बारिश हुई है। पिछले 2 दिनों से जो है तेज बारिश हुई है, उसके बाद में राजधानी जयपुर के ये हालात हैं। से थोड़ा भाव ज्यादा हो गई, मूसलाधार बारिश थी, अलर्ट था, तो इस वजह से क्या नाम से 1 फुट 2 फुट तो कल चली थी, आज 1 फुट चल रही है। ये पानी कहाँ जाता है? नदी में जा रहा है सर। ये ढूंढ नदी से जाके आगे संगम में जाके मिल रहा है क्या नाम से। तो ये जो बारिश हुई है और जिस तरीके से बांध की चादर चली है, तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश है, अच्छी बारिश है। अपने डैम पे जो पावरफुल है और क्या नाम से ढूंढ नदी में जा रहा है। आमतौर पर ये बांध की जो चादर है वो नहीं चलती है, लेकिन इस बार जो है तेज बारिश हुई है तो ये चादर बताती है कि बारिश काफी अच्छी हुई है। कैचमेंट एरिया से काफी अच्छा पानी आ रहा है। बिल्कुल अच्छा हो रहा है पानी। राजस्थान के बूंदी में भी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ही मेज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजस्थान के बूंदी में लगातार हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज बारिश के कारण जिले की प्रमुख मेज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मेज नदी में आए उफान से पुलिया का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मेज नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जयपुर स्टेट हाईवे और दौसा मेगा हाईवे की कई पुलों पर पानी बह रहा है, जिसके कारण इन रास्तों पर आवाजाही बंद कर दी गई। आवाजाही बंद होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है। लोगों से नदी के पास न जाने तथा सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। भीलवाड़ा में हो रही बारिश और वहां से आए पानी की वजह से गुढ़ा बांध में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध के गेट खोलने से पहले अलोद और गुड़ा बांध में सायरन बजाकर आसपास के लोगों को सतर्क किया गया। बांधों से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रेस्क्यू टीमें लगातार बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं, जिससे प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। और राजस्थान में सीकर के फतेहपुर शेखावटी में तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की हैं, जहां देर रात से बारिश हो रही है। रास्तों पर कई फीट पानी भरने की वजह से कई इलाकों में लोग फंस गए। बारिश के बाद मुख्य बस स्टैंड टापू में तब्दील हो गया। बस के पानी में फंसते ही यात्री परेशान हो गए। सूचना पर नगर परिषद की टीम मौके पर जेसीबी मशीन लेकर पहुंची और कई लोगों को इसके जरिए निकाला। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। बारिश ने एक बार फिर नगर परिषद प्रशासन के हर साल जल निकासी व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी। जल भराव की चपेट में रोडवेज बस के अलावा कई मोटरसाइकिल और साइकिल सवार भी आए। बस के इंजन में पानी घुसने से वो बंद हो गई, जिससे बाहर निकाला गया। जल भराव के चलते बस स्टैंड के आसपास का पूरा इलाका डूब गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दुकानों और मकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही और जल निकासी की कमजोर व्यवस्था के कारण फतेहपुर हर साल बारिश में जलमग्न हो जाता है, लेकिन प्रशासन इसके स्थायी समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं देता। राजस्थान के टोंक जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डील नदी में 2 परिवारों के 11 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। इन लोगों का पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने रेस्क्यू किया। इस पर एक पूरी रिपोर्ट देखिए। लहरों की मनमानी, उफान मारती नदी, जलदैत्य की तरह डराता पानी और सैलाब में फंसे 2 परिवारों के 11 लोग। तस्वीरें राजस्थान के टोंक की हैं। सैलाब में फंसे इन 11 लोगों में पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल थे। सभी लोग नदी में अचानक बढ़े वाटर लेवल के चलते एक टापू पर जाकर फंस गए। जैसे तैसे उन्होंने दत्वास पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कंट्रोल रूम के जरिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और सभी को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया। दरअसल टोंक में कई दिनों से जारी बारिश के चलते सड़कों पर मुश्किलों का दौर जारी है। टोंक जिले में तेज बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए। बेकाबू सैलाब की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से रास्ता पार करने में जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी है।
आज भी टोंक में रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जल भराव की वजह से जिंदगी ठहर गई है। निचले इलाकों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। राजस्थान से रिपोर्ट्स आपने देखी। अब मध्य प्रदेश, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश में लोगों की मुश्किलें मध्य प्रदेश में भी बढ़ रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि विदिशा में ही एसडीआरएफ को रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा की हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार जारी बारिश ने हालात को गंभीर कर दिया है। विदिशा, गुना, ग्वालियर सहित कई जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नर्मदा और बेतवा समेत प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एमपी होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने बारिश में फंसे 90 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गुना में भी बारिश से तबाही हुई है। कलोरा डैम के ओवरफ्लो होने से सेना को बुलाना पड़ा। सीहोर में इछावर के पास भैरूखो वाटरफॉल पर 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। प्रशासन संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रख रहा है और राहत कार्यों में जुटा है। पुलिस और प्रशासन का एक संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से हालात पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आईएमडी के मुताबिक बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रकाशम बैराज के 50 से ज्यादा गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज का है। यहाँ बैराज के 15 गेट 2 फीट और 55 गेट 1 फीट तक खोल दिए गए हैं। पुलिचिंतला प्रोजेक्ट से 65,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पुलिचिंतला, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जैसी परियोजनाओं से बैराज में हजारों क्यूसेक पानी आ रहा है। कृष्णा नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के जल प्रवाह को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में पानी छोड़ना शुरू कर दिया। इसी वजह से अधिकारियों को बारिश के पानी को समंदर में छोड़ना पड़ रहा है। कुछ मात्रा में पानी को फसलों के लिए नहरों की ओर मोड़ दिया गया। आज शाम प्रकाशम बैराज से कृष्णा नदी की काफी मात्रा में पानी छोड़े जाने की संभावना है, इसलिए नदी के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा कारणों से नदी में तैरने और नावों पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला अधिकारी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से हालात पर नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट रखा है। और यूपी के गाजियाबाद में बारिश के बीच एक हादसा हुआ है। कब और कहां हुआ है यह हादसा, 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। हादसा दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश के बीच हुआ। वीडियो गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के सामने मौजूद सुशांत एक्वा कॉलेज सोसाइटी का है। यहाँ सोसाइटी की बेसमेंट ही धंस गई। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में इतना ज्यादा जल भराव हो गया था कि देर रात बेसमेंट ही धंस गई। हादसे के वक्त कई गाड़ियां बेसमेंट में खड़ी थी, जो हादसे की चपेट में आ गई। हादसे के वक्त तेज आवाज हुई थी, जिसे सुनकर लोग घरों से बाहर आ गए। देखिए क्रेन की मदद से कितनी मुश्किल से गाड़ियों को बेसमेंट के अंदर से बाहर निकाला गया। अब इस कार की हालत देखिए। अगर हादसे के वक्त कोई शख्स इसमें मौजूद होता तो उसका जिंदा बचना मुश्किल था। कार के अंदर का पूरा एरिया मिट्टी से भरा है। यह हालत सिर्फ एक कार की नहीं है, बल्कि वहां मौजूद सभी गाड़ियों की है। कई गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। सोसाइटी के लोग इस हादसे के लिए नगर निगम को कोस रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि बेसमेंट में पानी भरने की वजह से यह हादसा हुआ। अगर समय रहते पानी निकाल लिया जाता तो इस हादसे को रोका जा सकता है। अब प्रशासन से एक्शन की मांग की जा रही है। गाजियाबाद से एक और रिपोर्ट। तेज बारिश के बीच ही गाजियाबाद में अचानक जमीन धंस गई। इससे बने गड्ढे में 4 गाड़ियां समा गई। पुनीत शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बुधवार शाम से ही दिल्ली और एनसीआर में तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और इस बारिश की वजह से गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर ये एप्पल 7 सोसाइटी है क्रॉसिंग रिपब्लिक में, और इसके ठीक बाहर जो ओपन पार्किंग थी, उस पार्किंग के बाहर आप देखेंगे एक बड़ा जो गड्ढा था वो यहाँ पर बन गया। ये पूरी पार्किंग थी और पानी भरने की वजह से पूरी जो जमीन थी वो पूरी तरीके से धंस गई और इसके ऊपर जो 5 कार खड़ी हुई थी वो कार भी
भी मलबे में दब गई थी। इसके अलावा आपको नजर आ रहा है कि एक स्कूटी अभी भी नीचे पड़ी हुई है। जैसे ही ये हादसा देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास हुआ, इलाके के लोगों को पता चला, प्रशासन को खबर दी गई, प्रशासन यहाँ पर पहुंची और उसके बाद जो गाड़ियां उनको निकाला गया। ये भी गाड़ी पार्किंग में ऊपर खड़ी हुई थी और ये भी उस वक्त मलबे में पूरी तरीके से दब गई। ये गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और ऐसी ही 4 और कारें हैं जो पूरी तरीके से मलबे में धंस गई थी जब पानी की वजह से दबाव बढ़ा। और गाजियाबाद में सोसाइटी के बाहर पार्किंग का एरिया धंसने से 4 गाड़ियां कबाड़ बन गई हैं। कार मालिक इस घटना की वजह से मायूस नजर आ रहे हैं। पुनीत शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। बुधवार शाम से ही दिल्ली और एनसीआर में तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और इस बारिश की वजह से गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर ये एप्पल 7 सोसाइटी है क्रॉसिंग रिपब्लिक में और इसके ठीक बाहर जो ओपन पार्किंग थी, उस पार्किंग के बाहर आप देखेंगे एक बड़ा जो गड्ढा था वो यहाँ पर बन गया। ये पूरी पार्किंग थी और पानी भरने की वजह से पूरी जो जमीन थी वो पूरी तरीके से धंस गई और इसके ऊपर जो 5 कार खड़ी हुई थी वो कार भी मलबे में दब गई थी। इसके अलावा आपको नजर आ रहा है कि एक स्कूटी अभी भी नीचे पड़ी हुई है। जैसे ही ये हादसा देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास हुआ, इलाके के लोगों को पता चला, प्रशासन को खबर दी गई, प्रशासन यहां पर पहुंची और उसके बाद जो गाड़ियां उनको निकाला गया। ये गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी थी, पानी वहां पर पूरी तरीके से बह रहा था, मिट्टी के ऊपर जो ये गाड़ियां थी पार्किंग में वो खड़ी थी और ये भी गाड़ी जो है वो धंसती हुई चली गई। आप देखिए कितना बड़ा ये गड्ढा यहाँ पर बन चुका था। और अब खबर सिक्किम की, जहां से लैंडस्लाइड का एक लाइव वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिक्किम में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के बीच कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक बार फिर सिक्किम में पहाड़ दरक रहे हैं। वीडियो उत्तरी सिक्किम का है जहां से लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो की शुरुआत में पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा एक तरफ झुक जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते हुए पूरी तरह से ढह जाता है। गनीमत रही कि मलबा पास से गुजर रहे एक नाले में जा गिरा। अगर ये मलबा सड़क पर गिरता और हादसे के वक्त कोई वहाँ से गुजर रहा होता तो लोग मुश्किल में फंस जाते। लैंडस्लाइड के वक्त कई लोग आसपास मौजूद थे जिन्होंने 2 अलग अलग जगहों से पहाड़ दरकने के इस मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। सिक्किम में इस मॉनसून सीजन में अभी तक सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अगले कई दिनों तक बारिश का अलर्ट है। ऐसे में बारिश के बीच लैंडस्लाइड की संभावना लगातार बनी हुई है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। और अब पश्चिम बंगाल की तस्वीरें, जहां बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में चारों तरफ सैलाब आ चुका है। तस्वीरें आपके सामने, हालात ऐसे कि एक मरीज को ही अब नाव से अस्पताल ले जाया गया। और चीन के झेंजियांग में टाइफून गेमी कोहराम मचा रहा है। बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सैलाब में कार खिलौनों की तरह तैरती नजर आ रही है। देखिए 60 सेकंड में चीन की ये फ्लड रिपोर्ट। सैलाब दहाड़ मार रहा है, लहरें डरा रही हैं, हर तरफ तबाही बेहिसाब है। ऐसी विनाश लीला पहले नहीं देखी। चीन में कुदरत ने जबरदस्त तबाही मचाई है। जिनपिंग का देश अब जलमग्न हो चुका है। चीन में किस कदर तबाही मची है उसकी ये झलक भर है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। हर तरफ अथाह पानी है। ऐसा लग रहा है चाइना टाउन जल समाधि ले चुका है। जल संसार में किसी तरह सांसें गिन रहा है। ये तस्वीरें चीन के जेजियांग की हैं। चीन के लोगों के लिए पानी का ये प्रचंड हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुदरत का हमला प्रतिशोध की तरह है। जिनपिंग के कर्मों की सजा पूरा चीन भुगत रहा है। टाइफून गेमी के बाद बाढ़ का खौफनाक मंजर लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। जल दैत्य के सबसे खतरनाक अवतार को देखिए। कई टन वजन वाली ये लग्जरी कार सैलाब में बही जा रही है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक बार फिर बाढ़ आई हुई है, तो बेलारूस के मिन्स्क में भी सैलाब की मनमानी देखी जा रही है। वहीं ताइवान में भी बाढ़ बारिश से हालात खराब हैं। देखिए 3 जगहों की, 3 देशों की फ्लड रिपोर्ट।
सैलाब का कहर कितना विनाशकारी होता है, मैक्सिको से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आसमानी आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि उसमें सब कुछ बह गया। कुछ बचा है तो तबाही और बर्बादी। सड़क पर सैलाब बह रहा है। सड़क का मंजर देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई नदी हाहाकार करती बह रही है। ऐसे में लोग ऊपरी मंजिलों पर रहकर किसी तरह जान माल की हिफाजत करने में जुटे हैं। ये बाढ़ कितनी भीषण है, एक एक तस्वीर बयां कर रही है। हर जगह पानी और मलबा भर गया है। सैलाब की चपेट में आकर अब तक सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं। ये तस्वीरें बेलारूस के मिन्स्क की हैं। इस प्रांत के कोलोडिस्ची गांव में सैलाब ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया है। गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। यहाँ बारिश के बाद स्थिति बहुत ही भयानक हो गई। सड़कों पर सैलाब उफान मार रहा है। देखिए, इमारत के अंदर तक नदी बह रही है। पानी का रौद्र रूप किसी कयामत की तरह है। ये तस्वीरें ताइवान के ताइचुंग की हैं। यहाँ कई इलाकों में दोबारा बाढ़ ने दस्तक दी है। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। सड़क को चीर कर सैलाब उफान मार रहा है। मकान, दुकान, संस्थानों के दरवाजे पर कई फीट पानी भर गया। ताइवान के ताइचुंग में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक बाढ़ ने कहर बरपाया है। और मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की रिहाई पर पूर्व सीएम उमा भारती के घर पर जश्न मनाया गया। उमा भारती के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। शुभम गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आज एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बरी कर दिया है। फिलहाल तस्वीरें आप पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निवास की देख रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उमा भारती आज काफी खुश है और वो यही कह रही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो यातनाएं दी गई उसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सत्य की जीत हुई है। उन्हें काफी दुख भी हुआ था जब वो उन यातनाओं के बारे में याद करती थी। और आखिरकार अब फिलहाल ये जश्न को आप देख रहे हैं, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और साथ ही साथ ढोल ताशे भी यहाँ पर बज रहे हैं। तो इस सेलिब्रेशन ऑन है। फिलहाल यहाँ पर ढोल ताशे यहाँ पर लगातार बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ पर संसद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि देश हित में हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार पर बातचीत जारी है। कृषि, छोटे कारोबार की रक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। और उन्होंने क्या कहा है अमेरिका के टैरिफ पर, आइए सुनिए। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत और रूस के कारोबार से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपनी अर्थव्यवस्था गिरा रहे हैं।
अहंकारी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ने के साथ ही फिर बड़बोला बयान दिया है। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए भारत और रूस पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मृत बताया। उन्होंने कहा कि भारत रूस कारोबार से अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के टैरिफ बम से भारत और रूस साथ में डूब सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत और रूस की दोस्ती से ट्रंप को आखिर क्या परेशानी है। पूरी खबर समझने से पहले ट्रंप की 5 बड़ी बातें जान लीजिए। भारत रूस अपनी अर्थव्यवस्था गिरा सकते हैं। अमेरिका ने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है। भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है, तो अमेरिका और रूस ना के बराबर व्यापार करते हैं। ट्रंप ने भड़काते हुए कहा कि पुतिन के करीबी मेदवेदेव से बोलो कि वो खतरनाक प्रतिक्रियाएं देने में जुटे हैं। अब इसके मायने भी समझ लीजिए। भारत और रूस की दोस्ती पर ट्रंप कड़ा एतराज जता रहे हैं। ट्रंप नहीं चाहते भारत अब रूस से हथियार और तेल खरीदे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अब अमेरिका से ज्यादा व्यापार करे। ट्रंप का मकसद भारत को अमेरिकी हथियार बेचना है। अहम खबर है, 1 अगस्त को स्मार्टफोन निर्यात पर टैरिफ लागू नहीं होगा। स्मार्टफोन निर्यात को अभी सेक्शन 232 के तहत छूट मिली है। सेक्शन 232 की रिव्यू बैठक 2 हफ्ते में होगी। उसके बाद ही इस पर लगने वाले टैरिफ पर कोई फैसला होगा। और अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। चुनाव आयोग ने निर्वाचन की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग ने इलेक्टोरल कॉलेज बना लिया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेंगे। आयोग ने निर्वाचक मंडल की लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है। सदस्यों की लिस्ट राज्य के आधार पर क्रम में रखा गया है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, बहुत सारी जानकारियां तो हमने अपनी इस जानकारी में दर्शकों तक पहुंचाई है, और क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, आर्टिकल 324 के तहत भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है और निर्वाचक मंडल की तैयारी पूरी कर ली गई है, ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। इसके अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का जो नियम है उसके अनुपालन में चुनाव आयोग जो है निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची भी तय करता है, और वो सूची भी लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें वोट डालेगा। तो आप अब ये मान के चल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की तैयारी पूरी हो गई है, और ये कुल मिलाकर के 60 दिन की प्रोसीडिंग होती है, जिसमें पूरा आयोजन कराया जाना होता है, पूरा चुनाव कराया जाना होता है। तो अब पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयार है उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए। शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए आपका। शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर आज पंजाब के सुनाम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस समारोह में मौजूद लोगों को सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि हमने सबसे बड़ा तस्कर पकड़ा, आम आदमी पार्टी किसी से नहीं डरती। हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर दिया, सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। लेकिन ये तो 3 साल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। भगवान ना करे दोबारा ये कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। बड़ी मुश्किल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। नशा खत्म होने लगा है। जो परिवार बर्बाद हो गए थे उनको एक उम्मीद की किरण मिलने लगी है कि बच्चे नशा छोड़ के अब उनके कामों में लगने लगे हैं। बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़े वाला भी पकड़ा गया है, जेल के अंदर है, जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसके नाम से तस्कर भी कांपते थे, जिसके नाम से पुलिस कांपती थी, प्रशासन कांपता था। आम आदमी पार्टी उसके नाम से नहीं कांपती। आम आदमी पार्टी ने उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां राजस्व विभाग से दस्तावेज की नकल मांगना एक युवक को भारी पड़ा। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसे दफ्तर में बंद करके ताला लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जवाब सवाल दायर किया था, जिसका संख्या 4314 19 फरवरी 2024 को। आज लगभग 1.5 साल हो गया, लगातार कह रहे हैं अब देंगे तब देंगे, टाल मटोल कर रहे हैं। हम कहे अब हम लेके ही जाएंगे। वहाँ बैठे तो कहे इसमें चल बैठो। मैं बैठ गया, जिसके बाद ताला लगा दिए। कहे 2-3 दिन जब खाने के लिए परेशान हो गए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा।
आपने सुना, ये युवक इस सरकारी दफ्तर में दस्तावेज की नकल मांगने आया था। 1.5 साल से इस दफ्तर के अधिकारी और कर्मचारी इसकी मांग को टाल रहे थे और जब ये युवक काम कराने की जिद पर अड़ गया तो यहाँ मौजूद कर्मचारियों ने उसे दफ्तर में ही बंद कर दिया। धमकी भी दी गई कि 3 दिन तक यहीं पर बंद रखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये युवक जिला अधिकारी कार्यालय के बगल में मौजूद इस दफ्तर में बंधक बना रहा है। कई घंटे बाद पीड़ित फरियादी को सरकारी दफ्तर से ताला खोलकर बाहर निकाला गया। जब जौनपुर के डीएम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब सवाल है कि क्या सरकारी दफ्तर में किसी सवाल का जवाब या किसी कागजात की नकल मांगने पर फरियादी को दफ्तर में बंद कर दिया जाएगा। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है और 2 अगस्त से बिहार के सभी जिलों में विशेष शिविर लगाकर मतदाताओं की आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। संवाददाता रुपेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य के सभी जिलों में मतदाताओं को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में दावा आपत्तियों के निपटारे के लिए यह विशेष शिविर लगाया जा रहा है। 1 सितंबर तक प्रारूप मतदाता सूची में छूटे हुए नाम जोड़े जाएंगे। छूटे हुए नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। नाम स्थानांतरण या फिर संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा, जबकि प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नामों के विरुद्ध आपत्ति के लिए आपत्तिकर्ता को फॉर्म 7 भरना होगा। जिस तरह से यह पूरी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बिहार में राजनीति गर्म हुई थी, अब यह भी आशंका है कि मतदाता प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद भी राजनीति अपने चरम पर होगी। और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास चंद सेकंड में ही एक गाड़ी कैसे खाक हो गई, देखिए रुपेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। गर्मी में इनकम टैक्स गोलंबर पर चलती गाड़ी में इस वक्त आग लगी और आग लगने के बाद से वो धू कर जलने लगी। हालांकि बगल में ही फायर स्टेशन है और देखिए अभी भी यहाँ पर फायर फाइटर्स जो हैं बिहार अग्निशमन सेवा के, वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये बताइए कितना समय लगा बुझाने में आग? 3 मिनट में। तो 3 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। अभी देखिए वहाँ पर गाड़ी के साथ वहाँ पर पुलिस वाले हैं, वो पहुँचे हुए हैं और ये देखा जा रहा है कि कारण क्या है कि इस तरह से अभी कुछ ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि फिर से आग जो है वो लगे। और यहाँ पर चूँकि ये शहर भीड़ भाड़ और ये बीच चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा और इनकम टैक्स चौराहे पर ही ये घटना हुई। हालांकि शुक्र ये कि समय रहते 3 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया और इस वाहन के अलावा और कोई नुकसान नहीं हुआ। और देश में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। मुर्शिदाबाद से 6 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को अवैध बांग्लादेशी की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पश्चिम बंगाल के रानीनगर इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान ये अवैध प्रवासी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। 6 अवैध बांग्लादेशियों के साथ साथ एक भारतीय भी पकड़ा गया। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से भारत में एंट्री की है। इन लोगों के पास भारत में एंट्री के वैध दस्तावेज नहीं मिले। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में कई ऐसे बांग्लादेशियों की पहचान की गई थी जो मेडिकल और टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन फिर वापस बांग्लादेश नहीं लौटे और भारत में ही रह गए। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर कई जगह लूप होल हैं, जिसकी वजह से ये अवैध बांग्लादेशी बिना दस्तावेजों के आराम से भारत में दाखिल हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर क्रॉस कराने वाले एजेंट हर घुसपैठिए से 4 से 15,000 रुपए वसूलते हैं। फिर उन्हें नकली दस्तावेज और नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ये आराम से देश में छिपे रहते हैं और जांच एजेंसियों को इन तक पहुंचने में दिक्कतें आती हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले पर आरएसएस का बयान सामने आ गया है। फैसले से सत्य की जीत हुई है, सुनील आंबेकर ने कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश हुई, हिंदुओं को आतंक से जोड़ने की कोशिश नाकाम हुई है। सुनील आंबेकर ने कहा कोर्ट ने सभी आरोपियों को असफल किया। आम लोगों को सस्ता इलाज मिले, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
महंगी अंग्रेजी दवाओं के जेनरिक विकल्प के लिए ही सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत दी। देखिए ये। जन औषधि केंद्रों ने स्वास्थ्य सेवा को काफी बदल दिया है। सरकार ने मार्च 2025 तक 15,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा था, जिसे 2 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने 29 जुलाई को संसद को बताया कि 11 साल में जन औषधि केंद्रों से बिकने वाली दवाओं से 38,000 करोड़ की बचत हुई है। 30 जून 2025 तक देश भर में 16,912 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के मुताबिक 2014-2015 में स्वास्थ्य पर आम घर का खर्च 62.6% था, जो 2021-2022 में घटकर 39.4% हो गया है। सरकार का मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है, ताकि स्वास्थ्य पर खर्च 39% से और घटाया जा सके। इस समय जन औषधि केंद्रों से 2,110 दवाएं, 315 सर्जिकल्स और मेडिकल डिवाइस की बिक्री की जा रही है, जो ब्रांडेड आइटम से 50 से 80% सस्ते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि कार्यक्रम के तहत 2023-2024 में 1,470 करोड़ और 2024-2025 में 2,022.47 करोड़ की दवाएं बेची गई हैं। और नोएडा में प्राइवेट स्कूल की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण सवाल उठा रहा है। छात्रा को अपहरणकर्ता जबरन कार में बिठा ले गए। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रेस में 2 छात्राएं स्कूल जा रही हैं, तभी सड़क किनारे खड़े किडनैपर ने बच्ची से कुछ पूछा। बच्ची उसे बता ही रही थी कि युवक ने बच्ची का हाथ पकड़ लिया और जबरन कार में बैठाया, अगवा कर लिया। तस्वीरें यूपी के नोएडा शहर की हैं। किडनैप बच्ची का वीडियो जैसे ही पुलिस वालों के पास पहुंचा, तफ्तीश शुरू हो गई। पुलिस की टीमों ने वीडियो के आधार पर छानबीन शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन बदमाशों से बच्ची को भी छुड़ा लिया गया। नोएडा में परथला गोल चक्कर के पास से छात्रा को सकुशल बरामद किया गया। लोकल इंटेलिजेंस और तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से पुलिस की टीम आरोपी तक पहुंच पाई और आरोपी पर शिकंजा कस दिया। बच्ची को जबरन अगवा किए जाने का वीडियो घटना स्थल पर लगे एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो में छात्र छात्राएं स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी एक छात्रा कंधे पर बैग टांग कर स्कूल के दरवाजों की ओर बढ़ती है। उसी वक्त एक युवक उसे बुलाकर बातचीत करते हुए कार का दरवाजा खोलकर बिठाने की कोशिश करता है। छात्रा के इनकार करने के बावजूद युवक इस छात्रा को जबरन कार में बिठाता है। नांदेड़ में दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने एक युवती का अपहरण कर लिया है। बीच सड़क पर दिन दहाड़े इस युवती को अगवा किया गया। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। हर तरफ चहल पहल, बाजार में आते जाते सैकड़ों लोग और सरेआम एक लड़की को किडनैप करते बदमाश। किसी ने भी बचाने की कोशिश तक नहीं की। दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण की घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ में घटी है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक बीच सड़क से एक युवती को जबरन बाइक पर उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने सभी को सकते में डाल दिया है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि 2 युवक एक युवती का दिन दहाड़े अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि युवती विरोध करती दिख रही है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और लड़की सकुशल बरामद कर ली गई। पुलिस ने कहा, ये घटना जैसे ही उनकी नजर में आई, वैसे ही उन्होंने बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने लड़की को बीच सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबर यूपी के इटावा से, जहां एक स्कूल के हेडमास्टर ने पानी मांगने पर एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। गेट खुलवा दे तेरी घर है। अच्छा अच्छा, और कछु हेडमास्टर हूँ इसमें। हाँ, हेडमास्टर कल पता चले हेडमास्टर। तो जा भीतर। हाथ पे बेल्ट लिए दबंग अंदाज में धमकी दे रहे ये इटावा के गंगे प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेडमास्टर सुनील कुमार हैं। इन्हें न तो गांव वालों का डर है, न ही पुलिस का। ये साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं यहाँ का हेडमास्टर हूँ। इसी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ने वाले एक छात्र ने आरोप लगाया कि सुनील कुमार ने पानी मंगाने पर उसे बेरहमी से पिटाई की। पहले बच्चे को मुर्गा बनाया, फिर मुंह में जबरन बीड़ी का छिलका और तंबाकू ठूस दिया। बच्चे को इतना टॉर्चर किया कि वो स्कूल में बेहोश होकर गिर गया। मेरे आंखों में नाखून घुस दिया तो इस तरफ बेल्ट मारी और पिठी मारी, पेट में सब में बेल्ट मारी, मुझको मुर्गा बनाकर। सुनील सर ने नाखून मार दिया था आँख में। दारू पिया तो मीट खा तम्बाकू गांजा सब तो मारो कूटो फिर हमें बेहोश कर दो। बच्चे ने जब परिवार को हेडमास्टर की करतूत के बारे में बताया तो परिजन सन्न रह गए।